Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board. हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू द सुपर एक्सलेंस एकेडमी। तो 7th लेक्चर लेकर आया हूं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन का। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इमिशन ऑफ हीट रेडिएशन। तो लेक्चर नंबर 6 में हमने क्या क्या डिस्कस किया है थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, 2 मिनट में हम रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने 2 चीज़ें डिस्कस की थी। फर्स्ट, परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या होता है उसके एग्जाम्पल देखे थे, एंड सेकंड जो है फेरिस ब्लैक बॉडी क्या होता है ये हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या होता है इसकी डेफिनेशन अगर आपको याद आ रही है तो जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए एंड कमेंट में मुझे बता दीजिए कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या होता है एंड उसके 2 एग्जांपल भी दीजिए। ठीक है, तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या होता है, ये एक ऐसा बॉडी होता है, इट इज़ द बॉडी विच एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट ऑन इट। तो एक ऐसा बॉडी होता है कि जितने भी अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी इस बॉडी के ऊपर इंसिडेंट होती है ये पूरी की पूरी एनर्जी क्या करता है, ये बॉडी एब्जॉर्ब करता है। मतलब उसका जो कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होता है 1 होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट ब्लैक बॉडी बोलते हैं। इसका हमने एग्जांपल दिया था, फर्स्ट एग्जांपल था लैम्प ब्लैक। लैम्प ब्लैक जो होता है मैंने कल बताया था, लैम्प जो होता है ये लैम्प मतलब बल्ब नहीं होता है, एक लैम्प ब्लैक मतलब एक चारकोल होता है, कार्बन का एक टाइप है चारकोल। ठीक है, तो ये पूरा परफेक्टली ब्लैक कलर का होता है, एक पाउडर होता है। एंड देन सेकंड एग्जांपल दिया था मैंने प्लैटिनम ब्लैक। प्लैटिनम ब्लैक इसका जो एफिशिएंसी हमने स्टडी किया था 97% इसका एफिशिएंसी है। मतलब जितनी अमाउंट ऑफ इंसिडेंट एनर्जी, मतलब जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इस बॉडी के ऊपर इंसिडेंट हो रही है, फॉल हो रही है, तो उसमें से 97% एनर्जी क्या करेगा, ये लैम्प ब्लैक और ये प्लैटिनम ब्लैक क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, तो यही जो परफेक्ट ब्लैक बॉडी होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है ये हमने ऑलरेडी स्टडी किया था। देन फेरिस ब्लैक बॉडी क्या होता है ये भी हमने डिस्कस किया था। तो फेरिस नाम का एक साइंटिस्ट था, तो उसने एक आर्टिफिशियल परफेक्ट ब्लैक बॉडी बनाने की उसने कोशिश की थी और ये 100% सफल हो चुकी है। तो उसने क्या किया, एक डबल लेयर्ड एक स्पेयर लिया उसने और बाहरी हिस्सा उसने क्या किया, पॉलिश किया, और अंदरी हिस्से को उसने क्या किया, ब्लैक पेंट किया। देन उसके बाद यहाँ पर एक स्मॉल होल यहाँ पर उसने रखा, उसको हमने अपर्चर नाम दिया, और अपर्चर के एग्जैक्ट सामने उसने यहाँ पर एक कोनिकल प्रोजेक्शन रखा। तो जैसे ही थर्मल रेडिएशन इस कोनिकल प्रोजेक्शन के ऊपर इंसिडेंट होती है तो ये क्या करती है, ये रिफ्लेक्ट होती है, और ये रिफ्लेक्ट होती है। देन रिफ्लेक्ट होने के बाद ये इस ब्लैक सरफेस के ऊपर गिरती है, और ये ब्लैक सरफेस क्या करता है 97% इसकी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। देन 3% यहाँ जाती है, और फिर 3% की 90% से एनर्जी होती है, एब्जॉर्ब होती है। तो यहाँ पर ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और जो पूरी की पूरी जो एनर्जी होती है इस अपर्चर से अंदर जा रही है वो क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। मतलब एक 100% ब्लैक बॉडी, इसको हम परफेक्ट ब्लैक बॉडी बोल सकते हैं। ये जो चीज़ें थी हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी, बहुत बार इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो ये IMP कॉन्सेप्ट था। अगर आपने 6 नंबर का लेक्चर नहीं देखा है तो ये वीडियो को देखने के बाद आप 6 नंबर का लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा रिवीजन का पार्ट। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं इमिशन ऑफ हीट रेडिएशन। तो 17वीं सेंचुरी में पायरी प्रियोस्ट नाम का एक साइंटिस्ट था, तो उसने एक थ्योरी पब्लिश की जिसका नाम था हीट एक्सचेंज। क्या नाम था, हीट एक्सचेंज। तो इस थ्योरी में उसने कुछ कंक्लूजन निकाले, तो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पायरी प्रियोस्ट नाम का एक साइंटिस्ट क्या बोलता है कि जितने भी यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, जितने भी बॉडीज़ इस यूनिवर्स में प्रेजेंट है, तो वो बॉडीज़ क्या करती है, थर्मल एनर्जी क्या करती है, इमिट करती है। ये मार्कर पेन है, ये ग्लोव्स है, ये वॉच है, या फिर कैमरा है, ट्राइपॉड है, या ब्लैक बोर्ड, या फैन, जितने भी सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर ये प्रेजेंट है, ये क्या करते हैं, थर्मल रेडिएशन क्या करते हैं, इमिट करते हैं, एंड एट द सेम टाइम दे एब्जॉर्ब ऑल्सो थर्मल रेडिएशन। तो ये थर्मल रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी करते हैं एंड थर्मल रेडिएशन को क्या करते हैं, इमिट भी करते हैं एट द सेम टाइम, बट एट द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर एंड बॉडी का टेम्परेचर जब मैच हो जाता है तो उसका जो रेट है, एब्जॉर्प्शन का रेट और इमिशन का रेट क्या होता है, इक्वल होता है। लेकिन एब्जॉर्प्शन भी होता है और रेडिएशन भी होता है। ऐसे है क्या, सिर्फ रेडिएशन हो रहा है, या फिर सिर्फ एब्जॉर्प्शन हो रहा है और इमिशन नहीं हो रहा है, सिर्फ इमिशन हो रहा है एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। एब्जॉर्प्शन भी होता है और इमिशन भी होता है। ठीक है, तो ये बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है, बॉडी के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, बॉडी के सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिट करेगा या फिर कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। सपोज हम मान लेते हैं कि अगर हमने एक एग्जांपल लिया, यहाँ पर इसी टेबल पर अगर हमने एक
कप रखा और जिसमें हमने क्या किया, चाय भर दिया, ठीक है, गर्म चाय भर दिया। और इसी टेबल के ऊपर हमने राइट साइड को क्या करा, एक आइस का हमने यहाँ पर बक्सा रख दिया, ठीक है, एक बॉक्स रख दिया आइस का। तो क्या हो जाता है कि ये जो कप है, इस कप का जो टेम्परेचर है ये सराउंडिंग के टेम्परेचर से क्या है, टी कप, मतलब कप का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से क्या है, ज़्यादा है। एंड इस आइस का जो टेम्परेचर है, आइस का जो टेम्परेचर है ये लेस दैन है सराउंडिंग के टेम्परेचर से। तो हम क्या किए कि 2 घंटे के लिए हमने इसको यहाँ पर रख दिया और मूवी देखने चले गए, ठीक है। तो चलो मूवी देखने जाते हैं। तो मूवी देखने के बाद हम 2 घंटे के बाद रिटर्न आ गए। तो यहाँ पर क्या हो चुका है कि इसका जो टेम्परेचर है ये सेम हो चुका है। तो अभी पहले कैसा था कि जब ये कप में जब चाय थी या फिर कप में जब टी था तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा था, कप का टेम्परेचर ज़्यादा था। तो मतलब यहाँ पर क्या होता है, ये हॉट बॉडी है, तो हॉट बॉडी क्या होती है कि ज़्यादा इमिशन करती है, ज़्यादा एनर्जी को क्या करती है, ज़्यादा एनर्जी इस बॉडी में से क्या करती है, इमिट करती है टू द सराउंडिंग। एंड ये जो कोल्ड बॉडी होती है ये क्या करती है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करती है, ये एब्जॉर्ब करती है। तो ये ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी उसने इमिट किया एंड कम अमाउंट ऑफ एनर्जी उसने एब्जॉर्ब किया। तो आफ्टर 2 आवर्स हमने देखा इसका टेम्परेचर और आइस का टेम्परेचर सेम हो गया, मतलब दोनों का भी टेम्परेचर इक्वल टू क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया। आफ्टर 2 आवर्स टी कप इक्वल्स टू टी सराउंडिंग इक्वल्स टू टी आइस हो गया। ये ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि इस बॉडी ने क्या किया, इमिट भी किया एनर्जी और एब्जॉर्ब भी किया। इस बॉडी ने इमिट भी किया और एब्जॉर्ब भी किया, लेकिन आइस ने क्या किया, ज़्यादा एनर्जी क्या किया, उसने बाहर की एनर्जी क्या की, ज़्यादा एब्जॉर्ब की, और इस कप ने क्या किया, ज़्यादा एनर्जी इमिट किया। लेकिन 2 आवर्स के बाद क्या हुआ, उसका जो रेट ऑफ इमिशन एंड रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है ये इक्वल हो गया। मतलब टेम्परेचर इक्वल मतलब क्या होता है, ये जो बॉडी है एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है, एनर्जी इमिट कर रही है क्या, आप बोलेंगे कि नहीं करेंगे क्योंकि सर इसका टेम्परेचर इक्वल है। लेकिन प्रियोस्ट नाम के साइंटिस्ट ने क्या बोला कि ये जो बॉडी है अगर रूम टेम्परेचर को भी अगर ये बॉडी है तो ये क्या करेगी, अमाउंट ऑफ एनर्जी ये क्या करेगी, एब्जॉर्ब भी करेगी एंड अमाउंट ऑफ एनर्जी ये क्या करेगी, इमिट भी करेगी। लेकिन उसका जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ इमिशन। तो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी ये क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करेगी, इमिट करेगी। उसकी वजह से उसका जो टेम्परेचर होता है ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और यही बात 100% सही है, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल है ये हमने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में भी स्टडी किया था, पता नहीं आप लोगों को याद आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। देन उसके बाद इस थ्योरी ने अगला जो कंक्लूजन माना है वो ये है कि अगर किसी भी बॉडी को अगर हम हीट देते हैं तो उसका क्या होता है, उसका कलर चेंज होता है। मतलब जैसे कि अगर एक रॉड है, अगर इस रॉड को अगर हमने, ये आयरन का रॉड है, ये आयरन के रॉड को अगर हमने 800 डिग्री सेल्सियस को उसको हमने तापमान दिया, उसको हमने हीट किया, तो इसका जो कलर है, इसका कलर क्या हो जाता है, इसका कलर होता है रेड। तो इस टाइम पर क्या होता है, ये जो बॉडी है रेड कलर की लाइट क्या करती है, इमिट करती है। तो जैसे हम टेम्परेचर इस बॉडी का और आगे बढ़ाते हैं, इसका अगर हम टेम्परेचर करते हैं 3000 डिग्री सेल्सियस, तो इसका जो पहले जो रेड कलर था 800 डिग्री सेल्सियस को, तो इसका जो कलर है ये हॉट वाइट बन जाता है, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों बन जाता है, जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है बॉडी का, वैसे क्या होता है, इसका जो रेडिएशन है, रेडिएशन रेट भी चेंज होता है। तो ये 300 डिग्री सेल्सियस को ये जो बॉडी है, ये बॉडी क्या करेगी, हॉट वाइट कलर की जो वेवलेंथ है, हॉट वाइट कलर की जो विजिबल लाइट है, ये क्या करेगी, इमिट करेगी, ठीक है। तो ये था पूरा डिटेल में इमिशन ऑफ हीट रेडिएशन। तो हमने अभी स्टडी किया कि एट द कांस्टेंट टेम्परेचर और एट द सराउंडिंग टेम्परेचर रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन क्या होता है, इक्वल टू द रेट ऑफ इमिशन होता है। तो अगर किसी भी बॉडी का अगर हमें रेट ऑफ इमिशन अगर पता करना है तो ये किसके किसके ऊपर डिपेंड होता है। सपोज एक हमने बॉडी यहाँ पर कंसिडर किया, चलो एक हमने यहाँ पर बक्सा कंसिडर किया, एक बॉक्स कंसिडर किया, और इस बॉडी का हमें पता करना है कि इसका रेट ऑफ इमिशन कितना है, हमें पता करना है।
मतलब अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी ये कितना इमिट करता है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक तो ये सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब कौन सा मटेरियल है। तो अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी डिपेंड ऑन, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं रेडिएंट एनर्जी emitted by body depends on तो किसके किसके ऊपर डिपेंड होता है, फर्स्ट मटेरियल, ये कौन सा मटेरियल है, प्लास्टिक है, आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, कौन सा का मटेरियल है। तो मटेरियल के ऊपर ये डिपेंड होता है कि उसका जो इमिशन रेट है, मतलब कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करेगा, इमिट करेगा, 100 रेज इमिट करेगा, 500 रेज इमिट करेगा, या फिर कितना कैलोरीज ये जो एनर्जी है इमिट करेगा, कितना जूल ये एनर्जी इमिट करेगा। तो ये डिपेंड होता है फर्स्ट मटेरियल के ऊपर। देन सरफेस एरिया के ऊपर भी डिपेंड होता है, जितना बड़ा सरफेस है उतना ज़्यादा ये अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करेगा, इमिट करेगा। तो ये सरफेस एरिया के ऊपर भी डिपेंड होता है। देन थर्ड है टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड होता है। अगर ये बॉडी ऑलरेडी हाई टेम्परेचर को, इसका अगर मान लेते हैं 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो ये क्या होता है 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को या क्या होता है ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है। मतलब टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड होता है। अगर इसका टेम्परेचर अगर सिर्फ 50 डिग्री सेल्सियस है तो ये कम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है। मतलब टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। एंड फोर्थ जो है टाइम ड्यूरेशन, तो ये कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा टाइम के ऊपर भी डिपेंड होता है भाई, क्योंकि अगर हमने सिर्फ 2 घंटे के लिए यहाँ पर अगर हमने 2 घंटे का अगर फाइंड आउट किया, या फिर अगर हमने सिर्फ 1 मिनट का या फिर 1 आवर का अगर हमने फाइंड आउट किया, तो 1 आवर का कम होता है, और इसका 2 आवर्स का फाइंड आउट किया तो 2 आवर्स का अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड ज़्यादा होता है। मतलब हम कितने टाइम के लिए ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी उसने इमिट की है, तो ये टाइम के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हम एक फार्मूला लिख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी, अगर क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी ये ऑब्जेक्ट इमिट कर रहा है, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मतलब जितना बड़ा एरिया रहेगा उतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी ये क्या करेगा, इमिट करेगा। एंड ऑल्सो अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। तो टाइम जितना ज़्यादा रहेगा उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। ठीक है, अगर इस दोनों क्वांटिटी को, अगर हम इस दोनों इक्वेशन को मिलाते हैं तो अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इंटू टी आता है। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर हम हटा देते हैं तो Q इक्वल्स टू, हम यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेते हैं RAT, और R इज कॉल्ड एज द इमिसिव पावर, और R को हम क्या बोलते हैं, इमिसिव पावर। इमिसिव पावर मतलब जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी इस बॉडी ने रिलीज किया है पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, उसको हम बोलते हैं इमिसिव पावर, और इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज द रेडिएंट पावर। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ। देखिए ये जो फॉर्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इस बक्से में फाइनल फार्मूला लिखता हूँ। तो पहले हमने क्या लिखा था, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इमिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आल्सो टाइम। देन Q इक्वल्स टू Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हमने लिखा था AT, देयरफॉर Q इक्वल्स टू, एक कांस्टेंट हम लेते हैं प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाने के लिए, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इनटू AT, और इस R को हम बोलते हैं, R इज कॉल्ड एज द इमिसिव पावर। इमिसिव पावर, ये जो कॉन्सेप्ट है 1 मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए बहुत बार एग्जाम में पूछा है, और इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज द रेडिएंट पावर। ठीक है, तो रेडिएंट पावर का फॉर्मूला क्या आता है, R इक्वल्स टू Q अपॉन AT। मतलब इमिसिव पावर का अगर आपको किसी ने डेफिनेशन पूछा या फिर बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, व्हाट इज द इमिसिव पावर, डिफाइन द इमिसिव पावर। सो व्हाट इज द इमिसिव पावर, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड, पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, और पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज द इमिसिव पावर। इसका जो यूनिट है, इसका यूनिट क्या आएगा, इसका यूनिट आता है, एनर्जी का यूनिट आता है जूल, एरिया का आता है मीटर स्क्वायर, और टाइम का आता है सेकंड। एंड जूल पर हम सेकंड को हम क्या बोलते हैं, जूल पर सेकंड को हम बोलते हैं वैट, तो इसका यूनिट आता है वैट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इमिसिव पावर का डेफिनेशन लिख लीजिए, इसको रब करूँ या फिर इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो इसको मैं रब करता हूँ। तो इमिसिव पावर का डेफिनेशन क्या आएगा, यहाँ पर मैं आपको लिख के देता हूँ। चलो, इमिसिव पावर और रेडिएंट पावर, ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाय द R।
it is the amount of radiant energy emitted from body per unit area per unit time is called as the emissive power. ठीक है, is called as the emissive power. और हमने स्टार्टिंग में इट इज़ लिखा है तो इस कॉल्ड एज की लिखने की आवश्यकता है. इट इज़ द अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी इमिटेड Q अपॉन AT, मतलब अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज द एमिसिव पावर. ठीक है, आप लिख सकते हैं डायरेक्टली इज कॉल्ड एज, ऐसे भी लिख सकते हैं, इज कॉल्ड एज द एमिसिव पावर. चलो, इसका जो ऐसा यूनिट है क्या है, जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड और वैट पर मीटर स्क्वायर. और उसका जो डायमेंशन यहाँ पर दिया है, इसका डायमेंशन है L0m1T-3. इसका डायमेंशन क्या है, L0m1T-3. मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, यही है क्या, L0m1T-3, यही है L0m1T-3. तो इसका जो डायमेंशन है यही क्यों आता है, मुझे कमेंट में बता दीजिए. अगर आपको नहीं समझा है कि इसका डायमेंशन ऐसा क्यों आता है तो मैं अगले लेक्चर में आपको बता दूंगा, वैसा मुझे कमेंट में बता दीजिए. ठीक है, तो इसका जो डायमेंशन है कैसे फाइंड आउट करते हैं यार. जूल को हम क्या लिख सकते हैं, जो ये जूल को हम फोर्स इंटू डिस्टेंस लिख सकते हैं, मतलब न्यूटन इंटू डिस्टेंस मतलब मीटर हम लिख सकते हैं. तो न्यूटन मीटर, इसका पूरे का डायमेंशन लिख के फाइनल डायमेंशन आपका ये आ जाएगा. ठीक है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो मुझे बता दीजिए, मैं अगले लेक्चर में आपको मैं डिटेल में समझा दूंगा. ठीक है, तो इमिसिव पावर हमने पढ़ लिया है. तो अभी इमिसिव पावर हर एक मटेरियल का क्या होता है, अलग अलग होता है. प्लास्टिक का इमिसिव पावर अलग होता है, कॉपर का अलग होता है, एंड इस ट्राइपॉड का अलग होता है, इस मार्कर का अलग होता है. मतलब इमिसिव पावर हर एक मटेरियल का अलग अलग होता है. तो हम क्या करते हैं, ब्लैक बॉडी का एक स्टैंडर्ड हम कंसिडर कर लेते हैं. तो इमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी हम कॉमन कंसिडर कर लेते हैं. किसी भी अगर हमें मटेरियल का अगर इमिसिव पावर कंपेयर करना है तो ये जो प्लास्टिक है, इस प्लास्टिक का मटेरियल का इमिसिव पावर कितना है, तो अगर हमें कंपेयर करना है तो हम स्टैंडर्ड किससे कंपेयर करेंगे, इस ब्लैक बॉडी से हम कंपेयर करेंगे. हम कंपेयर क्यों कर रहे हैं, देखो हम रिच है या पुअर है, हम कंपेयर कैसे करते हैं कि जो हमारा पड़ोसी है उसके पास ज़्यादा पैसा है, या फिर जो हम जिस सिटी में रहते हैं अगर इस सिटी में से सबसे ज़्यादा पैसा हमारे पास है तो हम बोलते हैं कि रिच है. लेकिन अगर हम मुंबई में चले गए तो ऐसे हज़ार एक जो लोग हैं हमारे ऐसे मिलेंगे तो हम बोलेंगे कि हम बहुत रिच हैं, नहीं बोलेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं. तो ऐसे कंपैरिजन करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड रखते हैं और इस स्टैंडर्ड के हिसाब से हम कंपैरिजन करते हैं. तो वैसे ही यहाँ पर हम अगर किसी मटेरियल का अगर हमें इमिसिव पावर चेक करना है तो हम कंपैरिजन किससे करते हैं, स्टैंडर्ड ब्लैक बॉडी से. परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या इमिसिव पावर कितना होता है उससे हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं. तो इसका जो इमिसिव पावर क्या होता है, 100% होता है ब्लैक बॉडी का. ठीक है, तो ये इमिसिव पावर समझ में आ गया. तो अभी हम देखेंगे कि कंपैरिजन करना है मतलब क्या है, उसका कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन फाइंड आउट करना है और उस बॉडी का इमिसिविटी फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो अगला टाइटल लिख लीजिए, कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन और इमिसिविटी, उसको हम क्या बोलते हैं, इमिसिविटी किसको बोलते हैं, या फिर कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन किसको बोलते हैं. देखो किसको बोलते हैं, अगर कौन से भी मटेरियल का अगर इमिसिव पावर अगर हम ब्लैक बॉडी के साथ कंपेयर करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन और द इमिसिविटी. मतलब इसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल ई से. तो स्मॉल ई इक्वल्स टू आता है इमिसिव पावर ऑफ द मटेरियल टू द इमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी. व्हाट इज द ई इक्वल्स टू आर अपॉन आर बी. आर क्या है, इमिसिव पावर ऑफ मटेरियल, इमिसिव पावर ऑफ मटेरियल. ठीक है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको तभी आपको समझ में आएगा. एंड आर बी क्या है भाई, आर बी है इमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी, इमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी. तो इस ब्लैक बॉडी के साथ हम क्या कर रहे हैं, किसी मटेरियल का इमिसिव पावर को हम कंपेयर कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अगर दोनों का हम रेशियो लेते हैं तो इस रेशियो को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन और द इमिसिविटी. तो इसका डेफिनेशन क्या आएगा, इट इज़ द रेशियो ऑफ
इट इज़ द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो भाई, इट इज़ द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ दैट मटेरियल टू द एमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी। ठीक है, डेफिनेशन लिख के देने की कोई आवश्यकता है क्या? ठीक है, देने का है, चलो लिख लो। इट इज़ द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ मटेरियल to the emissive power of black body, to the emissive power of black body। तो ब्लैक बॉडी का एमिसिव पावर कितना होता है? तो ब्लैक बॉडी का एमिसिव पावर मतलब यहाँ पर भी आर भी आएगा और यहाँ पर भी आर भी आएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा और इसका पावर क्या मतलब इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन या फिर एमिसिविटी इसका क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं फॉर द परफेक्ट ब्लैक बॉडी द कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन और एमिसिविटी इक्वल्स टू 1 फॉर द परफेक्ट ब्लैक बॉडी। ये दोस्तों एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। फॉर द परफेक्ट ब्लैक बॉडी व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ई? फॉर द परफेक्ट ब्लैक बॉडी एंड फॉर द परफेक्ट रिफ्लेक्टर, अगर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं हो रही, सपोज एक हमने स्पेयर लिया और उसको हमने सिल्वर पॉलिश कर दिया, तो क्या हो जाता है, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इंसिडेंट होती है पूरी की पूरी अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है। मतलब एब्जॉर्प्शन यहाँ पर है क्या? एब्जॉर्प्शन नहीं है, मतलब इमिशन नहीं है। इमिशन नहीं मतलब इमिसिव पावर कैसा आएगा? तो उसका जो इमिसिव पावर क्या होता है? 0 होता है फॉर द परफेक्ट रिफ्लेक्टर एंड उसका जो एमिसिविटी क्या आता है? फॉर द परफेक्ट रिफ्लेक्टर एमिसिविटी इज 0 फॉर द परफेक्ट रिफ्लेक्टर। फॉर द परफेक्ट रिफ्लेक्टर यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं, लेकिन आपको जस्ट याद करना है फॉर द परफेक्ट रिफ्लेक्टर एमिसिविटी क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे हैं यूज़ योर ब्रेन के, तो हम उसको कवर कर लेते हैं। यूज़ योर ब्रेन पावर के क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है वाई आर द बॉटम्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स ब्लैकन्ड एंड टॉप पॉलिश्ड? समझ में आ गया क्वेश्चन? आई रिपीट द क्वेश्चन, वाई आर द बॉटम्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल ब्लैकन्ड एंड टॉप्स पॉलिश्ड? मतलब कुकिंग यूटेंसिल मतलब जो बर्तन होते हैं जो हम कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो उसके जो बॉटम्स है ये ब्लैक कलर के पॉलिश क्यों होते हैं, और जो उसके जो टॉप है वो सिल्वर कलर से पॉलिश क्यों होते हैं, उसका हमें रीज़न चाहिए। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? देखो आपके घर के जो बर्तन हैं, आपने यहाँ पर देखा होगा जो कढ़ाई होती है, यहाँ पर देखो एक बर्तन है, तो मैंने यहाँ पर बर्तन लिया है, जो बर्तन का जो निचले वाला जो हिस्सा होता है, बॉटम जो होता है, ये होता है पूरा ब्लैक कलर का होता है, मतलब अंदर का जो कलर होता है पूरा ब्लैक होता है, एंड बाहर से जो ऊपरी वाला जो हिस्सा होता है ये क्या होता है? सिल्वर कलर का होता है। देखो ब्लैक कलर का कौन सा होता है? ये बॉटम वाला हिस्सा, ये बॉटम वाला क्या होता है? ये ब्लैक कलर का होता है, एंड ये जो बाहर वाला जो हिस्सा होता है ना, ये बाहर वाला पूरा सिलेंडर का जो हिस्सा आता है ना, ये सिल्वर कलर का पॉलिश होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है? किसी को कुछ आइडिया ऐसा क्यों होता है? देखो ब्लैक कलर क्या होता है? इट इज़ अ परफेक्ट एब्जॉर्बर। इट इज़ अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी मतलब क्या है? ब्लैक कलर क्या है? इट इज़ अ बेस्ट एब्जॉर्बर। तो ये क्या करता है? तो इसके नीचे होता है गैस भाई, तो ये गैस के फ्लेम ऐसे आएंगे यहाँ पर, तो जितनी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी इस गैस से ऊपर आएगी तो ये ब्लैक कलर क्या करेगा? 100% जो वो थर्मल रेडिएशन या फिर जो एनर्जी है ये क्या करेगा? हीट है एब्जॉर्ब करेगा। और ब्लैक कलर क्या होता है? परफेक्ट एब्जॉर्बर भी होता है, और जो ऑब्जेक्ट एब्जॉर्बर होता है परफेक्ट, वो ट्रांसमीटर भी होता है। ट्रांसमीटर नहीं, वो इमिटर भी होता है, मतलब गुड एब्जॉर्बर एज अ गुड इमिटर। देखो गुड एब्जॉर्बर आर गुड इमिटर। ठीक है, इसको याद करना है आपको। मतलब जो बॉडी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी वो बॉडी क्या करेगी? एनर्जी को इमिट भी करेगी। तो ब्लैक बॉडी क्या करता है? 100% क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, और 100% क्या करता है? ऊपर क्या करता है? इमिट करता है। और ये पॉलिश क्या है? पॉलिश मतलब परफेक्ट रिफ्लेक्टर होता है। तो ये जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी इस पॉलिश सरफेस के ऊपर गिरती है ये क्या करता है? बैक रिफ्लेक्ट करता है। ये एनर्जी इसके ऊपर इंसिडेंट हो चुकी है, देन उसके बाद ये क्या हो चुकी है? रिफ्लेक्ट हो चुकी है। तो मतलब कम समय में हमारा जो
भोजन है पकाने के लिए या फिर जो फूड है इसके अंदर है क्या होता है, कम समय में कम एनर्जी में ये जो फूड है ये क्या होता है, बनता है या फिर कुक होता है। ठीक है, तो इसका आपको रीज़न समझ में आ गया। ब्लैक कलर नीचे क्यों, क्योंकि इट इज़ अ गुड एब्जॉर्बर एंड गुड इमिटर आल्सो। तो ये जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी इसके ऊपर फॉल होता है ये क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। पहले एब्जॉर्ब करता है, देन उसके बाद ये क्या करता है, इमिट करता है। देन इमिट करने के बाद ये सिल्वर कलर क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, आंसर मिल गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, अ कार इज लेफ्ट इन अ सनलाइट विथ ऑल इट्स विंडोज क्लोज्ड on a hot day. After some time it is observed that the inside of a car is warmer than outside a year. Why? तो ये भी हमने चीज़ ऑब्जर्व की होगी, जब हम कार को पार करते हैं एक हॉट सन में, अगर बाहर धूप है और धूप में अगर हमने कार को पार किया है तो क्या होता है, थोड़े समय के बाद जो कार का जो अंदर का जो टेम्परेचर है ये ज़्यादा होता है बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से। तो ऐसा क्यों होता है, देखो यहाँ पर मैं कार का डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो ये कार है, ठीक है, मान लो ये कार है, और इस कार के अंदर जब ये थर्मल रेडिएशन एंटर होते हैं तो उसका जो सोफा होता है, कार की जो पूरी सीट्स है ये ब्लैक कलर की होती है। तो ये पहले क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, और बाद में क्या करती है, ये थर्मल एनर्जी इमिट करती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये जो कार का जो अंदर का जो टेम्परेचर है, द टेम्परेचर इनसाइड द कार इंक्रीजेज दैन द आउटसाइड, क्योंकि अंदर का जो सोफ़ा होता है या फिर जो सीट्स होती है ये ब्लैक कलर की होती है, पहले ये ऑब्जर्व करती है, बाद में ये थर्मल एनर्जी इमिट करते हैं, उसके कारण उसका जो टेम्परेचर है ज़्यादा होता है। देन थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, इफ़ सर्फेसेस ऑफ ऑल बॉडीज़ आर कंटिन्यूसली इमिटिंग रेडिएंट एनर्जी वाई डू दे नॉट कूल डाउन टू 0 केल्विन। ये भी एक सही क्वेश्चन है यार। देखो थर्ड क्वेश्चन का यूज योर ब्रेन का क्वेश्चन आपको क्या पूछा है, अगर प्रीहोस्ट नाम के साइंटिस्ट ने क्या बोला कि ऑल द बॉडीज़ क्या करती है, थर्मल एनर्जी इमिट करती है, तो भाई ये इमिट कर रही है तो इसका टेम्परेचर 0 केल्विन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये कंटिन्यूसली इमिट कर रही है ना एनर्जी, ये एनर्जी इमिट कर रही है तो इसका टेम्परेचर 0 क्यों नहीं हो रहा है। तो इसका रीज़न क्या रहेगा कि ये इमिट तो कर रही है लेकिन एट द सेम टाइम ये क्या कर रही है, थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर रही है। तो एब्जॉर्ब करेगी तो इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, लेकिन इतना कम नहीं होगा, तो ये एब्जॉर्ब करने के कारण और टेम्परेचर बढ़ जाएगा। मतलब एट द सेम टेम्परेचर और एट द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और एट द सराउंडिंग टेम्परेचर द रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन इक्वल्स टू क्या होता है, रेट ऑफ एमिशन होता है। तो इसका टेम्परेचर कभी भी 0 केल्विन नहीं होगा। ये ओके नहीं है भाई, ये 0 केल्विन है। ठीक है, ये 0 केल्विन नहीं, कोई बच्चा ओके पढ़ जाता है इसको, क्योंकि पहले ही ध्यान नहीं देते हैं और बाद में बोलते हैं कि सर आपने ये ओके क्यों लिखा है, ऐसे होता है कभी कभी। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग के क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। तो इमिसिविटी क्या होता है, इमिसिव पावर क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन क्या होता है, ये हमने पढ़ लिया है। ब्लैक बॉडी का जो कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन 1 होता है, परफेक्ट रिफ्लेक्टर का 0 होता है। तो इस यूनिवर्स में जितने भी सारे बॉडीज़ या फिर जितने भी सारे ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तो उसका जो कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन कितना होता है या फिर इमिसिविटी कितना होता है, 0 to 1 होता है। तो 0 इज लेस दैन ई एंड ई इज़ लेस दैन 1 होता है। ठीक है, तो ई क्या होता है, लेस दैन होता है ओ से, 0 से, और ई होता है लेस दैन क्या होता है, 1 से होता है। ठीक है, तो मतलब एक रेंज है, इमिसिविटी की जो रेंज है 0 to 1 ही वेरी होता है, मतलब 0 इज लेस दैन ई इज लेस दैन 1। तो यहाँ पर हमने देखा है पूरा इमिशन ऑफ हीट रेडिएशन। अभी जो हमारा IMP कॉन्सेप्ट है 2 मार्क के लिए बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो हम अभी कवर करेंगे, वो है किरचॉफ्स लॉ। तो आपके जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं रीड करता हूँ कौन से नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है, स्टेट एंड प्रूव किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन। तो किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन का स्टेटमेंट दीजिए एंड उसका जो थ्योरेटिकल प्रूफ है हमें दीजिए। ये क्वेश्चन 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, इसको मैं रब करता हूँ। तो हम स्टडी करेंगे IMP कॉन्सेप्ट, दैट इज द किरचॉफ्स लॉ एंड इट्स थ्योरेटिकल प्रूफ। तो पहले हम किरचॉफ्स लॉ देखेंगे क्या है एंड उसका जो थ्योरेटिकल प्रूफ है वो भी हम देखेंगे। तो किरचॉफ्स ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया और उसने एक फाइनल स्टेटमेंट दिया।
द कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन इक्वल्स टू द कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन एट द थर्मल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। तो अगर थर्मल इक्विलिब्रियम है मतलब दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम है तो कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन इक्वल्स टू क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन होता है। यही बेसिक किरचॉफ्स का लॉ है। तो इसका जो अगला स्टेटमेंट आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, तो हम बाद में देखेंगे। तो पहले किरचॉफ्स लॉ का स्टेटमेंट लिख लीजिए। फॉर एनी बॉडी, कौन सा भी बॉडी आप कंसिडर कर सकते हैं यूनिवर्स का, फॉर एनी बॉडी इमिटिंग एंड एब्जॉर्बिंग थर्मल रेडिएशंस incident on it at thermal equilibrium तो थर्मल इक्विलिब्रियम को कौन सा भी बॉडी क्या करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब भी करता है एंड एनर्जी एमिट भी करता है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या रहेगा, एट द थर्मल इक्विलिब्रियम एमिसिविटी is equal to absorptivity of that body। और यही है किरचॉफ्स का लॉ। ठीक है, तो ये आप लॉ लिखेंगे तो आपको 1 मार्क ज़रूर मिलेगा। तो क्या है, इट स्टेट्स दैट, स्टार्टिंग में लिखना है, इट स्टेट्स दैट फॉर एनी बॉडी इमिटिंग एंड ऑब्जॉर्बिंग थर्मल रेडिएशन, कौन सा भी बॉडी है कि वो थर्मल रेडिएशन क्या करता है, इमिट भी करता है, एब्जॉर्ब भी करता है, इंसिडेंट ऑन इट एंड एट द थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब अगर टेम्परेचर सेम है तो सेम टेम्परेचर क्या रहेगा, एमिसिविटी इज इक्वल टू द एब्जॉर्बिविटी, इमिसिविटी इक्वल्स टू एब्सॉर्प्टिविटी ऑफ दैट बॉडी, मतलब इमिसिव पावर जितना है उसका उतना एब्सॉर्प्टिव पावर उतना रहेगा। ठीक है, अगर बॉडी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिट कर रही है मतलब क्या, वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर रही है। अगर बॉडी कम अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिट कर रही है मतलब कम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। अगर हम ब्लैक बॉडी की बात करें तो ब्लैक बॉडी की ज़्यादा एमिसिव पावर भी है और ज़्यादा एब्सॉर्प्टिव पावर भी है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन जो ब्लैक बॉडी का है वो ज़्यादा है एंड कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन भी ज़्यादा है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन ब्लैक बॉडी का कितना है, 1 है एंड कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन कितना है, 1 है, मतलब 1 = 1, मतलब E = क्या आता है, ये आता है, या फिर A = क्या आता है, E आता है। द कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन = द कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन, इट इज़ द किरचॉफ्स लॉ। तो मतलब अगर हम जनरल भाषा में, अगर हम आसान भाषा में अगर हम समझना चाहते हैं तो उसका E = क्या होता है, ये होता है मतलब जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी वो इमिट करेगा एट द थर्मल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। ठीक है, तो अभी इसका हमें देखना है थ्योरेटिकल प्रूफ। ठीक है, तो इसका एक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी हमें देखना है इसका थ्योरेटिकल प्रूफ। तो एक एनक्लोजर के अंदर अगर हमने 2 बॉडी यहाँ पर सेम मटेरियल की, सेम डायमेंशन की, जिसका एरिया सेम है, ये ऐसे 2 बॉडी हमने इस एनक्लोजर के अंदर रखी है। एक बॉडी है जिसको हमने नाम दिया है A और दूसरा है ब्लैक बॉडी, वो भी सेम डायमेंशन का है, वो है B। ये B क्या है, ब्लैक बॉडी है और ये A बॉडी को हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, पॉलिश करेंगे। तो अभी देखिए इस बॉडी के ऊपर हमने क्या किया, थर्मल रेडिएशन को क्या किया, इंसिडेंट किया, और इसी सेम थर्मल रेडिएशन हमने ब्लैक बॉडी के ऊपर क्या किया है, इंसिडेंट किया है। ये पॉलिश बॉडी है। तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा, ये दोनों का जो टेम्परेचर है ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, मतलब ब्लैक बॉडी का जो टेम्परेचर है वही इस पॉलिश का बॉडी का जो टेम्परेचर है वही इक्वल हो जाएगा। मतलब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर तो सेम है, तो ये पूरा टेम्परेचर इक्वल होने के बाद यहाँ पर हमने ऑब्जर्व किया कि इस पॉलिश सरफेस के ऊपर जितने सारे अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट हो चुकी है तो मोस्ट ऑफ क्या हो चुकी है, रिफ्लेक्ट हो चुकी है। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएट इन इमिट, तो इसका अभी देखो, अगर हमें अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन अगर एब्सॉर्प्शन का अगर हमें फार्मूला निकालना है तो क्या आएगा, या फिर कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी इस बॉडी ने एब्जॉर्ब की है अगर हमें निकालना है तो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन इक्वल्स टू क्या है, फार्मूला हमने स्टडी किया था आई थिंक लेक्चर नंबर 5 में। तो कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन इक्वल्स टू फार्मूला क्या है, अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय दिस बॉडी अपॉन टोटल अमाउंट ऑफ इंसिडेंट एनर्जी
इंसिडेंट ऑन इट और द टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी इंसिडेंट ऑन दिस बॉडी। देखो कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन का फॉर्मूला क्या है, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इस बॉडी ने एब्जॉर्ब की है अपॉन टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट ऑन दिस ऑब्जेक्ट, इट इज़ द क्या है, इट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन। हम क्या कर रहे हैं अभी, फॉर बॉडी ए, हम ए बॉडी के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब इस ए बॉडी का क्या आएगा, ये इंटू क्यू आएगा। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी इस बॉडी ने एब्जॉर्ब कितनी की है, ए इंटू क्यू की है। तो अभी इस बॉडी ने इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है। तो अभी देखिए इस बॉडी ने अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिट किया कि कितना किया होगा, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इसने क्या किया है, इमिट भी किया है। तो जितना इसने अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब किया है उतना ही इसने क्या किया है, इमिट किया है। अभी हम ब्लैक बॉडी की अगर हम बात करें तो फॉर द ब्लैक बॉडी, फॉर बॉडी बी कौन सी है, ब्लैक बॉडी, तो इसने अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब कितना किया है उतना ही क्या है, इमिट किया है। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी इसने कितना इमिट किया है, तो क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी ये क्या करेगा, इमिट करेगा। और इसके ऊपर क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो चुकी है, एब्जॉर्ब हो चुकी है। तो फॉर द ब्लैक बॉडी ये इक्वल टू कितना आता है, ए इक्वल टू आता है 1। मतलब जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी इस बॉडी के ऊपर इंसिडेंट हो चुका है उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी इस बॉडी ने क्या किया है, इमिट किया है। मतलब क्यू इक्वल टू क्या आएगा, क्यू इंटू ई आएगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड मतलब क्या होता है, एमिसिव पावर होता है। तो उसका ये ब्लैक बॉडी का क्या आएगा, ये एमिसिव पावर आएगा। मतलब जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी इसने जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी इस बॉडी के ऊपर इंसिडेंट हो चुका है उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी इस बॉडी ने क्या किया है, इमिट किया है। पहले एब्जॉर्ब किया और उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या किया है इसने, इमिट किया। मतलब इक्वल्स टू क्या आएगा, एमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी आएगा। तो अभी देखिए इस ए बॉडी ने अमाउंट ऑफ, अभी थर्मल टेम्परेचर, थर्मल इक्विलिब्रियम यहाँ पर रीच हो चुका है। मतलब टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर को क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्प्शन इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी क्या होता है, इमिटेड होता है। तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन इक्वल्स टू क्या आएगा, इमिशन आएगा। तो यहाँ पर क्यू ए इक्वल्स टू क्या होता है, इमिशन होता है। तो इमिशन मतलब क्या होता है, आर होता है। तो आर इक्वल्स टू क्या आएगा, ए इंटू क्यू आएगा। ठीक है, तो आर क्या है, एमिसिव पावर ऑफ दिस बॉडी ए, एंड आर बी क्या है, एमिसिव पावर ऑफ दिस बॉडी बी। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, इस क्यू की जगह पर आर बी लिखते हैं। तो आर इक्वल्स टू क्या आएगा, ए इंटू आर बी आएगा। तो ए इक्वल्स टू क्या आ रहा है भाई, ए इक्वल्स टू आ रहा है आर अपॉन आर बी आ रहा है। और ए मतलब क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन। तो आर अपॉन आर बी क्या है, आर अपॉन आर बी तो ये है कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन, मतलब ई है। तो आर अपॉन आर बी को हम क्या लिख सकते हैं, ई भी लिख सकते हैं। तो आपको लिखना है बट आर अपॉन आर बी इज कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन और द एमिसिविटी, देयरफॉर ए इक्वल्स टू ई। मतलब जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करेगा, ये इमिट करेगा। मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन, यही है किरचॉफ्स लॉ। देखो हमने कैसे प्रूव किया है, और एक बार मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा शॉर्टकट में बताता हूँ। पहले थोड़ा फास्ट में आपको बताया था। ठीक है, तो क्या होता है, हमने इस एनक्लोजन के अंदर दो ऑब्जेक्ट रखे हैं। एक बॉडी ए रखी है जिसको हमने पॉलिश किया है, और दूसरा ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर ब्लैक बॉडी रखी है। तो पहले हम इस बॉडी ए का कंसिडर करेंगे एंड देन हम बॉडी ब्लैक बॉडी का, मतलब बॉडी बी का हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो दोनों के ऊपर भी क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है दोनों की बॉडी के ऊपर, बॉडी ए के ऊपर एंड बॉडी बी के ऊपर। तो ये बॉडी क्या करेगा, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब का फॉर्मूला कितना क्या है, क्यू ए इक्वल्स टू ए इंटू क्यू है। एंड ये जो बॉडी है, ये बॉडी कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ये तो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो क्यू इक्वल्स टू क्या आएगा, इसका क्यू ही आएगा, मतलब टोटल आएगा। और जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी इसने एब्जॉर्ब किया है उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करेगा, इमिट करेगा। तो इसका अमाउंट ऑफ एनर्जी जितना एब्जॉर्ब किया उतना इमिट करेगा, मतलब 100% कर रहा है। तो 100% कर रहा है मतलब उसका इमिसिव पावर कितना है, बी है। तो ये कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, क्यू ए, और इमिट कितना करेगा, उसके इमिसिविटी इतना। तो इमिसिविटी इसकी आर है, तो आर इक्वल्स टू ए इंटू क्या आएगा, क्यू आएगा। तो इस क्यू की जगह पर हम यहाँ पर आर बी पुट करते हैं। तो आर इक्वल्स टू ए इंटू आर बी आ जाएगा। तो ए का वैल्यू क्या आएगा, आर अपॉन आर बी आ जाएगा। लेकिन हमें पता है बट कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन और कोएफिशिएंट ऑफ एमिसिविटी इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू क्या है,
E इक्वल्स टू इमिसिव पावर ऑफ द बॉडी टू द इमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी, एक रेशियो है। तो E इक्वल्स टू, तो देयरफॉर क्या आएगा, A इक्वल्स टू क्या आएगा, E आएगा। मतलब जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इस कौन से भी बॉडी ने एब्जॉर्व की है उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी ये बॉडी क्या करेगा, इमिट करेगा। यही है किरचॉफ लॉ। ठीक है, तो इसका जो दूसरा स्टेटमेंट है कैसे बन सकता है, इसका दूसरा स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट हमारा क्या बना था, एट द थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द मटेरियल इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ हीट इमिटेड बाय द मटेरियल एट द सेम टेम्परेचर। ओके, तो किरचॉफ्स का जो लॉ है हम अलग पद्धति से भी लिख सकते हैं। कैसे, इसका जो स्टेटमेंट है हम इन द टर्म्स ऑफ इमिसिव पावर भी लिख सकते हैं। द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ द बॉडी टू द इमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी इज इक्वल टू द इमिसिविटी ऑफ दैट बॉडी, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यही आपके बुक में भी यहाँ पर लिख कर दिया है कि इट इज़ द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ बॉडी टू द इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, रेशियो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ द बॉडी टू द इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज इक्वल टू द इमिसिविटी ऑफ दिस बॉडी। तो यही रहा है किरचॉफ्स का लॉ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो किरचॉफ्स का लॉ है आपको समझ में आ गया हो। बहुत ईजी है, ये इक्वल्स टू आपको ई लिखना है, दैट इज एट द इक्विलिब्रियम कंडीशन कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन इक्वल्स टू द कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम रुकते हैं एंड अगले लेक्चर में जो आपका जो आगे का पोर्शन है स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है एंड वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है, अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे। मतलब अगले लेक्चर में हमारा ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है 3rd नंबर का काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये आपको नहीं समझा है तो मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं अगले लेक्चर में मतलब एक स्पेशल 10 मिनट का लेक्चर बनाऊंगा किरचॉफ्स लॉ के ऊपर और आपको एक्सप्लेन करूँगा अगर आपको नहीं समझा है। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।